हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं 1 महीने से ये गली आगे मुड़ती है उपन्यास पढ़ रही थी। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। यह बनारस पर लिखी गई उपन्यास त्रयी की पहली कड़ी है। यह उपन्यास युवा आक्रोश, प्रेम और तत्कालीन हिंदी आंदोलन को एक बड़े पैमाने पर व्यक्त करने वाला एक अविस्मरणीय उपन्यास है। तो दोस्तों, यह उपन्यास जो है, गली में जो संबोधन संपूर्ण राष्ट्र का युवा वर्ग है, युवा वर्ग के क्रोध और क्षोभ का विस्फोटक गली में निरंतर गूंजता रहता है। तो शिव प्रसाद सिंह का जन्म 1928 को जलालपुर, जमनिया, बनारस में पैदा हुए थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1953 ईस्वी में हिंदी में एमए किया और 1957 में पीएचडी करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही प्राध्यापक नियुक्त हुए। शिव प्रसाद सिंह प्रख्यात शिक्षाविद तो थे ही, साहित्य के भी शिखर पुरुष रहे हैं। नई कहानी आंदोलन के स्तंभ शिव प्रसाद जी प्राचीन और समकालीन साहित्य के गहरे संपर्कित रहे हैं। उनकी कथा रचना दादी माँ को पहली नई कहानी माना जाता है। इनका उपन्यास अलग अलग वैतरणी, नीला चाँद, मंजूषिमा और शैलूस हैं और इनकी मृत्यु जो है वो सितंबर 1938 ईस्वी में हुई थी। प्रथम संस्करण का कथन नुक्कड़ सभा में लेखक लिखते हैं कि गली आगे मुड़ती है पढ़ने के पहले, यानी गली में चलने के पूर्व, आप नुक्कड़ की यह वार्ता भी सुन ही ले। युवा आक्रोश पर बहुत कुछ कहा गया है और कहा जाता रहा है और आगे भी कहा जाता रहेगा। तो युवा आक्रोश को छात्र असंतोष या छात्र अशांति का गलत नाम दे दिया जाता है। वस्तुतः यह समस्या का संक्षेपीकरण या सरलीकरण भी है। युवा आक्रोश पूरे युवा समाज में फैली वस्तु है और उसे ठीक से समझने के अभाव में न तो उसका सही निदान हो रहा है और ना ही उसे सही दिशा देने की कोई सार्थक कोशिश हो रही है। नई पीढ़ी के हाथ में ही भविष्य है। भले ही वे हाथ अभी कमजोर हों, भले ही कच्चे और बेडौल हों, पर इसमें संदेह नहीं कि भविष्य को मोड़ने का कार्य इन्हीं हाथों से संपन्न होगा। तो क्या यह जरूरी नहीं है कि इनके असंतोष के मूल कारण को ठीक से समझकर इन्हें सही मोड़ देने की कोशिश की जानी चाहिए। दोस्तों, यह लेखक का विचार है। मैं पैरा इसलिए देखकर ध्यान से पढ़ रही हूँ कि शब्द कहीं इधर उधर ना हो जाएं। फिर आगे लेखक कहते हैं कि मुझे इस तरह का मुगालता नहीं है, पाठक यह न समझे कि मैंने कोई ऐसी कोशिश की है इस समस्या का समाधान देने के लिए। कहते हैं कि मैंने काशी को ही इस उपन्यास का केंद्र बनाया है। अलग अलग वैतरणी में एक बार भी लेखक ने करैता नहीं छोड़ा है। गली आगे मुड़ती है में भी एक बार भी लेखक ने बनारस की गलियों को नहीं छोड़ा है। अब आते हैं बनारस की संस्कृति पर। तो दोस्तों, बनारस एक ऐसा शहर है जहां पर विभिन्न प्रांतों के लोग रहते हैं। नाना प्रकार की वेशभूषा और बोली भाषा का भी एक विचित्र गुलदस्ता है हमारा बनारस। काशी में खुद स्थानीय बोली भोजपुरी के ही पूर्वी और पछाही रूप धड़ल्ले से बोले जाते हैं। काशीवासी पछाही भोजपुरी का प्रयोग करते हैं। इसीलिए लेखक ने इस बोझिलता से बचने के लिए अवधि मिश्रित भोजपुरी यानी कशिका का ही प्रयोग किया है। तो अब चलते हैं बनारस की ठठेरी गली में। दोस्तों, मैं खुद भी बनारस की रहने वाली हूँ, लेकिन आज तक ठठेरी गली कभी गई नहीं हूँ।
तो इसी पुस्तक में जो लिखा हुआ है उसी मैं पढ़ रही हूँ। लेखक लिखते हैं कि मैं इस सिलापट्ट युद्ध में नहीं फंसना चाहता। ये किंग ऑफ बनारसी सारीज और प्रिंस ऑफ बनारसी सारीज ही पेटियों का गार्ड ऑफ ऑनर बर्दाश्त कर सकते हैं। अपने को तो रास्ता मिले और हिंदू मुसलमानों, कारीगरों, दलालों और माल ढोने वाले श्रमिकों के इस जंगल से पार निकले। ठठेरी बाजार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सांप्रदायिकता विहीन जगह है, जहां हिंदू और मुसलमान कारीगर एक तरह से समान भाव से लूटे जाते हैं, पर दोनों के लिए यह जरूरी है कि गली में हमेशा शांति रहे ताकि लूट चलती रहे और ये जीते भी रहें। ये है दोस्तों ठठेरी बाजार का गली और वहां के व्यापारी वर्ग। अब दोस्तों जो इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं वह है नंदू यानी नंदन तिवारी, उनकी माँ और उनकी बहन जो जोशी मठ में किराए पर रहते हैं। सुबोध भट्टाचार्य जो हैं वो प्रोफेसर हैं हिंदी के। नंदन तिवारी उन्हीं के अंडर में रहकर संस्कृत विषय से पीएचडी कर रहे हैं और उनके भाई की लड़की जो है वो जयंती है। और आगे नंदन तिवारी जो है वह अपने प्रोफेसर के कहने पर ही एक उनके मित्र की लड़की किरण को पढ़ाने जाते हैं संस्कृत। यहीं उनका दोनों से प्रेम चलता है, फिर कैसे आगे मुड़ता है आप जब उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो उनको पहले जयंती से प्रेम होता है जो मुख्य पात्र है नंदू, फिर उनको किरण से प्यार होता है, उसके बाद फिर दोनों को छोड़ करके कैसे आगे बढ़ते हैं। और इनकी बहन जो आरती है वह प्रेम में फंस करके किसी शादीशुदा पुरुष से शादी कर लेती है और बाद में उसको पता चलता है कि यह जो आदमी है जिससे वह शादी की है वह पहले से शादीशुदा है। तो धोखा खाती है, लेकिन वह अपने भाई से कहती है कि भाई मेरे साथ अच्छा यही हुआ कि मैंने ग्रेजुएशन की फाइनल एग्जाम दे दी थी, नहीं तो मैं कहीं की नहीं होती। अब मैं पढ़ा करके अपना जीविकापार्जन कर रही हूँ। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है आजकल की लड़कियों को, आजकल की जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई के साथ साथ प्रेम विवाह पर बहुत जोर दे रही हैं, यानी कि घर से भागकर शादी कर रही हैं और फिर जा करके किसी ऐसी जगह पे फंस जा रही हैं जहाँ से कि निकलना असंभव हो जाता है, यानी उनकी दिशा ही पूरी तरह से अलग हो जाती है। तो वहाँ पर माता पिता या फिर मित्र संबंधी भी उनका सहयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं इस उपन्यास में लेखक के द्वारा यह कहा गया है, कहलवाया गया है पात्र से कि लड़कियों को अपने एजुकेशन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, यानी शादी ब्याह से पहले अपनी शिक्षा पूरी करनी चाहिए। अब इस उपन्यास में जो मुख्य मुद्दा है वह हिंदी का भी है। हिंदी आंदोलन यूनिवर्सिटी के छात्र चलाते हैं। तो इसमें जो विश्वविद्यालय में आंदोलन चल रहा है तो भट्टाचार्य जी नंदू तिवारी से पूछते हैं कि तुम लोग इतना लंबा आंदोलन कर रहे हो, यहाँ पर पुलिस और पीएससी के जवान आ रहे हैं, फिर मार खा रहे हो, हॉस्पिटल में जा रहे हो, कुछ लोग छुप के भाग रहे हैं, तो यह आंदोलन करने से तुमको क्या मिला? हमें फिलॉसफी नहीं चाहिए, सीधा जवाब चाहिए। तो नंदू कहता है कि हम अपने देश से अंग्रेजी का आधिपत्य हटाना चाहते हैं। अंग्रेजी मुट्ठी भर जादूगरों की भाषा है जिसका झुनझुना बजाकर अबोध शिशु की तरह भुलवाया जा रहा है। हमारी संस्कृति और सभ्यता ही नहीं, रोजी रोटी सब कुछ बंधक हो गई है इस अंग्रेजी की वजह से। अब दोस्तों यहाँ पर जो जयंती है वह नंदू के साथ बातचीत करती है तो स्त्री पुरुष की समानता पर भी जो लेखक हैं वो अपने विचार व्यक्त करते हैं पात्रों के साथ, पात्रों के द्वारा। तो इसमें नंदू जो है वो कहता है कि यह सब मूर्खता है, अपने को बचाने का बहाना भी हो सकता है, मैंने पूरी विद्रोही मुद्रा में यानी नंदू ने कहा। तो जो जयंती है वह कहती है कि तुम्हारे समाज में कभी पुरुष के साथ भी रेप होता है? वह मेरी ओर अजीब बेबाक मुद्रा में देख रही थी, जो जयंती थी। अब यह प्रश्न सुनकर जो पात्र है नंदू तिवारी वह कहता है कि यह अफाट बायोलॉजिकल सत्य है। सचमुच जयंती ने एक उदाहरण देकर मेरे सामने नारी और पुरुष के बीच में जो वर्तमान बहुत बड़ा स्वाभाविक अंतर है उसे इसने स्पष्ट कर दिया है। तो अब दोस्तों आते हैं हिंदी के आंदोलन पर, देखते हैं कि लेखक जो है वो क्या विचार देते हैं। और इस वक्त हिंदी पर मैं थोड़ा विस्तार से जो लेखक ने अपना विचार व्यक्त किए हैं थोड़ा दूंगी, क्योंकि अगले महीने सितंबर महीना है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस
हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाया जाएगा, तो कार्यालय में अधिकारियों द्वारा बड़े बड़े व्याख्यान दिए जाएंगे, हिंदी पर बोले जाएंगे, मंत्रियों द्वारा बोले जाएंगे, लेकिन हिंदी पर कोई क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है? इसका कारण क्या है? जबकि हमारे देश में हिंदी बोलने वाले करोड़ों की संख्या में है और हिंदी बहुत ही सहज और सरल भाषा है जिसको आसानी से सीखा जा सकता है। खास करके हमारे यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 4 जिलों में तो शुद्ध हिंदी बोली जाती है और हिंदी की कई उपबोलियां भी हैं। तो आखिर हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई, इसका भी इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं उस वक्त लोहिया की पुस्तक पढ़ रहा था। दोस्तों, मैं पूरा देखकर पैराग्राफ पढ़ूंगी ताकि शब्द इधर उधर ना हो। पुस्तक पढ़ रहा था भाषा। हिंदी भाषा के बारे में मैंने कम नहीं पढ़ा है। हिंदी के लिए आंदोलन भी कोई नई चीज नहीं है, पर रह रहकर मेरे मन में प्रश्न उठता था कि जो चीज मालवीय जी, महात्मा गांधी जी और टंडन जी नहीं कर सके, उसके लिए अब चिल्लपो मचाने का क्या फायदा है? सवाल हिंदी का नहीं है, आज के युवा के सामने स्वच्छ और ईमानदार शासन का है। अचानक पुस्तक पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि जो हम चाहते हैं उसके बीच में सबसे बड़ी रुकावट अंग्रेजी है। लोहिया जी लिखते हैं कि अंग्रेजी जबान अब हिंदुस्तान के सार्वजनिक मामलों से खत्म हो जानी चाहिए। इसमें देर करना न केवल भाषा के मामले को उलझा देगा, बल्कि देश के किस जबान में सरकार का काम चलता है, इससे समाजवाद तो छोड़ ही दो, प्रजातंत्र भी छोड़ो, ईमानदारी और बेईमानी का सवाल तक जुड़ा है। यदि सरकारी और सार्वजनिक काम ऐसी भाषा में चलाए जाएं जिसे देश के करोड़ों आदमी न समझ सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, तो किसी देश में जादू टोना टोटका चलता है। वहां क्या होता है? जिन लोगों के बारे में मशहूर हो जाता है कि ये जादू वगैरह से बीमारियां ठीक होती है, वहां लाखों करोड़ों उनके फंदे में फंसे रहें। ठीक ऐसा ही जबान का मामला है। जिस जबान को करोड़ों लोग समझ नहीं सकते हैं, उसके बारे में कोई गुप्त विद्या है जिसे थोड़े लोग ही जान सकते हैं, ऐसी भाषा में जितना चाहे झूठ बोलिए, धोखा कीजिए, सब चलता रहेगा, क्योंकि समझेंगे ही नहीं लोग अंग्रेजी भाषा। बताइए दोस्तों कि जब हमारे देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं, खास करके हमारे नीचे तबके के लोग जो स्कूल जाते नहीं है, हिंदी तक नहीं बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, वो अंग्रेजी कहाँ से बोलेंगे, कहाँ से समझेंगे? मैं लोहिया के इस बेलौस बात से प्रभावित होता हूँ कि मैंने खुद देखा है, खुद लेखक कह रहे हैं कि मैंने खुद देखा है कि अंग्रेजी के नकली कागजात दिखा करके मामूली सरकारी नौकर बेचारे भोले भाले किसानों को लूट लेते हैं, यानी अपने नाम रजिस्ट्री वगैरह करवा लेते हैं। तो अंग्रेजी होने से इतना घाटा है हमारे देश के लोगों का। अब हिंदी शुरू में जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये हुआ कि हिंदी को एक विधेयक पास करके राष्ट्रभाषा बना दिया जाए। अब जब राष्ट्रभाषा बनाने का प्रश्न आया तो अहिंदी भाषी क्षेत्र, खासकर जो 4 राज्य हैं, उन लोगों ने विरोध शुरू कर दिया कि हम लोग हिंदी नहीं जानते हैं, तो इसलिए अंग्रेजी में ही काम होता रहे और प्रांतीय स्तर पर अपनी भाषा में। तो लेखक लिखते हैं कि दक्षिण भारतीय संसद सदस्यों के दबाव में आकर राजभाषा विधेयक पेश किया जाने को था। श्री नेहरू के दिए गए वचनों की याद दिलाकर कुछ दक्षिण भारतीय संसद सदस्यों ने मांग की कि हिंदी के साथ साथ तब तक अंग्रेजी चलती रहे जब तक अहिंदी भाषी राज्य उसे बंद करने को ना कहे। हिंदी का मसला पिछले 20 वर्षों से हमेशा खटाई में डाला जाता रहा है। बहुत दिक्कत के बाद हिंदी को रोमन अंकों सहित राजभाषा बनाया गया। दोस्तों, राजभाषा बनाया गया, न कि राष्ट्रभाषा। पर यह सब कागज तक ही सीमित रहा। अहिंदी भाषियों को 15 वर्ष का समय दिया गया ताकि वे काम चलाओ हिंदी सीख सके। इतना समय बीत जाने के बाद भी लोगों की इच्छा को देखते हुए नेहरू जी ने वचन दे दिया कि यह समय 5 वर्ष और बढ़ा दिया जाएगा। जब श्री नेहरू के वचनों का ऐसा भाष्य किया जाने लगा कि हिंदी के साथ अंग्रेजी अनंत काल तक बनी रहेगी, तो जाहिर है कि अंग्रेजी और हिंदी को
यदि एक जुए में जोत दिया जाए तो कुछ देश में जिसका शासन तंत्र अब तक अंग्रेजीदा लोग चला रहे हैं। दोस्तों, आप यह भी जानिए कि जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो जितने भी लोगों ने देश का नेतृत्व किया, चाहे वह नेहरू जी हो, गांधी जी हो या अन्य नेता हो, ये सारे लोग विदेश से बैरिस्ट्री करके आए थे। ये लोग अंग्रेजी के विद्वान थे। तो जिसका शासन तंत्र अब तक अंग्रेजीदा लोग ही चला रहे, हिंदी भाषा हमेशा दबेड़ दी जाएगी और अंग्रेजी का विलायती बुलडोजर हिंदी को दबोच लेगा या हमेशा के लिए बैठा देगा। विधेयक ऊपर से निश्चय ही बड़ा मासूम लगता था। अब दोस्तों एक बात और है, उसके बाद राजभाषा विधेयक को पेश करने के लिए 27 नवंबर को संसद में अनुमति प्राप्त करने के लिए मतदान हुआ, जिसमें 25 के विरुद्ध 181 मतों से विधेयक उपस्थित करने की संसद ने अनुमति दी। मतदान के समय एक बड़ी दिलचस्प घटना घटी, लेखक कह रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने विरोध में मत डाल दिया, परंतु बाद में उन्होंने अपनी भूल सुधार ली और विधेयक प्रस्तुत करने के पक्ष में अपना मत डाला। विपक्ष के सदस्यों ने हंसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी स्वयं विधेयक के पक्ष में नहीं है। विधेयक ऊपर से निश्चित ही बहुत मासूम मालूम पड़ता है, क्योंकि इसमें कहा गया था कि अंग्रेजी केंद्र तथा अहिंदी भाषी राज्यों के बीच पत्र व्यवहार की भाषा बनी रहेगी। फिर भी यदि दो राज्य तय कर लें तो हिंदी में पत्र व्यवहार कर सकते हैं, यानी तय कर लें तब। हिंदी प्रदेशों की जनता को लगा कि पुनः एक बार हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और उसे हमेशा हमेशा के लिए सरकारी कामकाज की भाषा के दर्जे से बर्खास्त किया जा रहा है। और दोस्तों इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि आज आप कानून की पढ़ाई करने जाएं, अंग्रेजी में होती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, अंग्रेजी में आता है। मुकदमा कौन लड़ता है? सामान्य लोग, खेती बाड़ी वाले लोग, किसान वाले लोग, जो हिंदी नहीं जानते वो अंग्रेजी क्या जाने। अगर उनका वकील मोटी फाइल उनके हाथ में पकड़ा देता है तो वो अंग्रेजी नहीं समझते हैं, हिंदी नहीं समझते, वो अंग्रेजी कैसे? तो उनके साथ हमेशा अन्याय दर अन्याय जो है आम लोगों के साथ होता रहा है। आज हालत ये है दोस्तों कि हम लोग जो है वो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी रहे हैं, क्योंकि उस वक्त कॉन्वेंट स्कूल थोड़े थे, कहीं कहीं खुल रहे थे। आज आप देखिए गली गली में कॉन्वेंट स्कूलों की बाढ़ आ गई है। परिणाम ये हो गया है कि माता पिता बच्चों को जबरी अंग्रेजी सीखने पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। बच्चों का नहीं भी मन है तो भी ऐसे करो वैसे करो। और माता पिता, चूंकि हम लोग हिंदी में पढ़े हैं तो टोटल पुस्तकें अंग्रेजी में आती हैं, सीबीएसई की हो चाहे आईसीएसई बोर्ड की हो, तो हम लोग अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि ट्यूटर रखो। अब ट्यूटर भी क्या पढ़ाता है, गलत पढ़ाता है कि सही पढ़ाता है, ये भी हमको नहीं पता होता है। पर आप ट्यूशन का फीस दीजिए, महंगे कॉन्वेंट स्कूल का फीस दीजिए, और बाद में बच्चा टाय टाय फीस ना तो हिंदी का होता है ना ही अंग्रेजी का होता है। अब हम गार्जियंस की सबसे बड़ी समस्या हो जाती है अंग्रेजी पढ़ाना, क्योंकि यह रोजी रोटी बन गई है अंग्रेजी हमारी। अगर हमें विदेश में जाना है तो अंग्रेजी आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों और भी देशों का हम उदाहरण देखते हैं, जैसे हमारा कोरिया हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, और भी यूरोपीय कंट्री हो गए। उन देशों में आप जाइए तो लोग अपनी बोली बोलते हैं और अपनी ही भाषा में देश का सारा कार्यकलाप, सारे क्रियाकलाप होते हैं, और सारी एजुकेशन सिस्टम उनकी खुद की भाषा में होता है। अगर जिसको विदेश जाना हो तो वो अलग से अंग्रेजी सीखे, लेकिन हमारे देश में यह व्यवस्था नहीं हो पा रही। इसके पीछे लोगों की कमजोर सोच हो सकती है, या इस पर कड़ाई से नियम न लागू करना भी हो सकता है, या क्षेत्रीय दलों की अपना लाभ हानि भी हो सकता है। जैसे अभी कुछ समय पहले तक आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे महाराष्ट्र में उपद्रव हुआ कि आप हिंदी भाषी लोगों के साथ, कि आप लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो मराठी बोलिए। तो हिंदी भाषी राज्यों में समय समय पर आवाज उठती है कि आप हमारे स्टेट में ना आए, अगर आते हैं तो आप हमारी बोली बोलिए। तो इस तरह से क्या है ना दोस्तों कि यह देश तोड़ने की साजिश है। अगर हम अंग्रेजी में अपने सारे क्रियाकलाप करते रहेंगे दोस्तों, तो हमारी जो 2 पीढ़ी, हमारे बाद के जो बच्चे हैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं, जो लड़कियां आएंगी सब कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी आएंगी,
अब उनके बच्चे टोटल अंग्रेजी बोलेंगे तो अपनी हिंदी जो है मातृभाषा वो जुबान से हट जाएगी। 2-3 पीढ़ियों में आप ये अंतर देखिएगा और महसूस करिएगा कि अपनी जो मातृभाषा हिंदी है, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए और हिंदी भाषा के गौरव से अभिभूत होना चाहिए, वो हमारी हिंदी भाषा धीरे-धीरे जुबान से अलग हो रही है। आज हम अपने बच्चों को कह देते हैं कि हिंदी में एक पन्ना कुछ भी लिख कर दिखा दो, निबंध वगैरह कुछ भी, तो उनके हाथ काँपने लगते हैं, वो हिंदी नहीं लिख पाते हैं, अंग्रेजी बड़े धड़ल्ले से लिखते हैं। तो दोस्तों, अगर हम हिंदी का यानी अपनी मातृभाषा का खुद सम्मान नहीं करेंगे और हिंदी में सारे कामकाज नहीं करेंगे, तो हमारी हिंदी की तरक्की कैसे होगी? आज भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाए किसी से, या अभी एक डेलीगेशन गया था कुछ महीना पहले ही, जब सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया था, तो वहाँ पर किसी राजनयिक ने पूछा था, ये जो साउथ की सांसद है कन्निमोरी से, मोजिया जो भी नाम हो, सॉरी मुझे ठीक से याद नहीं है, कनिमोरी शायद नाम है, कि आपकी राष्ट्रभाषा क्या है? तब उन्होंने वो गोलमोल सा उत्तर दिया था। तो दोस्तों, कम से कम एक हमारी राष्ट्रभाषा, तो जो राष्ट्रभाषा वही भाषा बनती है जो बहुत सरल हो, सुगम हो और बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती हो। तो इस स्तर पर हमारी हिंदी ही ठहरती है जो राष्ट्रभाषा बनने के लायक है, काबिल है और उस सम्मान को पाने का पूरा हक रखती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है ही नहीं, वो तो राजभाषा है। तो दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बोली को हम सम्मान दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बोली में ही अपने कामकाज करें, अपने सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर हिंदी में ही करें, चाहे कहीं भी जाएँ। तो थैंक यू दोस्तों।